वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी दोस्त? स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी। आप जानते हैं कि हमारा एडवांस एनसीईआरटी बैच शुरू हो चुका है और यहाँ मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज। एनसीईआरटी एक लंबा सफर होता है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स, मैंने लास्ट टाइम कहा था अभी कि आप लेकर आएं, आप 6, 7, 8 की रख सकते हैं। बाकी तो क्लास के नोट्स हम देंगे ही देंगे, पीडीएफ हम आपको देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें अपने पास भी, आपके पास जैसे पढ़ने के लिए होनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। राइट, तो हम यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। आप सभी को मैं विजिबल हूँ? चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, एनसीईआरटी बहुत लंबा सफर होगा। जब धीरे धीरे हमारा जो सेटअप है उसमें बहुत सी चीजें जुड़ेंगी, कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेंगे, कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपना माइंडसेट बहुत क्लियर करके चलें और किस तरह से एनसीईआरटी को, जैसे इस बार हमारा जो बैच है वो एडवांस एनसीईआरटी है, तो एडवांस एनसीईआरटी में किस तरीके से हमें अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्म करना है, कैसे अपना बेस्ट देना है, इस पर हमें चीजें देखनी है। कैसे जो है वो हमें इस तरह से लेकर आना है कि आप जो है वो एक अपना जो ब्रिज है जो मेंस का वो बना सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि जैसे इस बार मैं पूरा जो एडवांस एनसीईआरटी में तो असाइनमेंट बेस लेके चलूंगा इसको, ठीक है, यानी मैं मेंस, एसए, इन सब चीजों को भी इसके साथ जोड़ता जाऊंगा। तो हमारा जो है इस बार हम कुछ नई चीजों को ऐड ऑन करते जाएंगे, तो उससे हमें काफी एक बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां हो। राइट, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और आप नवरात्रि में, हमारी तरफ से एक गिफ्ट है कि सभी कोर्सेज पे 15% डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। यू कैन यूज द कोड, राइट, दैट इज NAV15OFF। तो स्वागत है आप सभी का। तो नवरात्र के इस अवसर पर आप लोग जो है वो सभी कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयां। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड हमने टेस्ट लिया था, ऑल इंडिया टेस्ट, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमारी बच्ची जो है ये साइदा अफीफा, राइट, आप लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, आप लोग भी इसको डाउनलोड करें ऐप को, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस गूगल प्ले स्टोर से। और आपने, साइदा अफीफा ने फर्स्ट रैंक हासिल की है ऑल इंडिया जो एनसीईआरटी टेस्ट रिजल्ट रहा है। आपको बहुत 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 जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। और आपको दिया जा रहा है एनसीईआरटी का फ्री कोर्स। जो फर्स्ट आपको जो रैंक है उनको एनसीईआरटी का जो मेरा पूरा बैच है वो फ्री दिया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है वो इसका पार्ट हैं और आप लोग भी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को साथ लेकर जाए, क्योंकि इस बार खासतौर पे जो मेरे साथ बच्चे कॉन्सेप्टर और एनसीईआरटी में जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझे कि बहुत ही इस बार हमने कई क्वेश्चंस के थ्रू आपको गुजारा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। और कई लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, वो लोग टेस्ट देते रहे। तो प्रैक्टिस जो होगी, एनसीईआरटी जो है वो फिलर का काम करती है। अभी मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया, डर के मारे बहुत से ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिया ही नहीं, ठीक है, दिया ही नहीं। अब कई लोगों ने टेस्ट दिया, उनके रिजल्ट, हमारे कई लोगों ने मैसेज किया मुझे कि सर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, हमने तुरंत आपके मैसेज को मेंटर्स के पास भेज दिया। हम इस पर अब डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपके मार्क्स को अच्छा लेकर आ रहे हैं। तो अभी हम आने वाले टाइम में हर संडे आपका टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं और बहुत से टेस्ट फ्री रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आपको टेस्ट देने की आदत नहीं है तो आप आरएसएम यानी रिवर्स स्टडी मेथड आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब आपको, मतलब एनसीईआरटी बनाने वाला बोर्ड आकर बैठ के पढ़ा ले जाए तब भी आप जो है बहुत से क्वेश्चन गलत कराओगे और आपको ये पता होगा कि ढेर सारे बच्चे जो है निगेटिव मार्किंग की वजह से इस सेगमेंट से बाहर हो जाते हैं, राइट। तो कंग्रेचुलेशन सईदा अफीफा, आपका जो है वो बहुत बहुत जो है वो आपको धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन आपको।
आपने अटेम्प्ट किया और देखिए विजय जो एक बार लड़ता है, कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। तो बहुत से बच्चों ने रजिस्टर किया और वो टेस्ट नहीं दिया, हमारे पास वो डाटा है, दिया ही नहीं डर के मारे, और कि हम कहीं हम फेल ना हो जाए, माइंडसेट हमारा निगेटिव। कोई बात नहीं, आप करिए करिए, अरे क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे। आज हमें जो है वो पता तो चलेगा गलतियां क्या हैं, हम धीरे 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 इसको इंप्रूव करते जाएंगे। तो जितने भी हमारे एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि हमारा जो सेटअप है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का, आप चाहे तो लैपटॉप पे चाहे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पर ढेर सारे हम फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट और भी ढेर सारे टेस्ट लेकर आ रहे हैं। आप डेली क्विज भी करने की आदत डालिए इसको, ठीक है, आदत डालिए। मेंस प्रैक्टिस खास तौर पे सभी, इस बार मैं कह रहा हूं ये आपके लिए जो एनसीईआरटी के बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है। अगर आप यहां जाएंगे, जैसे मान लीजिए इनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सबसे बड़ी बात है कोई भी जो सेगमेंट है वो अलग अलग नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप जाएंगे, हमारे टीचर्स के असाइनमेंट आपको यहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन और बहुत कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन है, और जो हमारे बच्चे सब लोग जो सुन रहे हैं, सारे बैचेस के बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, ठीक है। तो उस पर हम लोग जो है यहां पर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे अब ये देवेंद्र सिंह है, थोड़ा पढ़ा भी दो, तो ये बहुत जल्दी में है। एक्चुअली हर बैच में इस तरह के बच्चे होते हैं जैसे देवेंद्र सिंह, तो इनको ये लग रहा है कि पढ़ाई का मतलब वो लाइन बाय लाइन लिखा दे, यही मैं आपका तोड़ना चाहता हूं, ठीक है। देवेंद्र जी आप जो है शायद हो सकता है फ्री क्लास में आ गए हो सकता है जो आप कुछ और माइंडसेट के साथ आए, आप चिंता ना करें। अगर आपने पहली क्लास देखी हो तो आपको पता गया होगा कि जो तरीके हमने अपनाए थे उसकी वजह से इतने ज्यादा क्वेश्चन कराएं। आप पहले अपना माइंडसेट देवेंद्र जी तय कर लीजिए, ठीक है, स्पेशली आपको संबोधन और इनके जैसे बहुत से बच्चे। मैंने डे वन आपसे कहा था कि आपको केवल जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ना है या आपको क्वेश्चन करने हैं, दो चीजें तय कर लीजिए कि यूपीएससी अगर कितने भी टफ क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा, तो आप उसको करने में सक्षम हो जाएं। कितने लोग हैं, नहीं तो अभी सफर शुरू, आप अपना सफर खत्म कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में आप चिक चिक करेंगे तो वो थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। सर टाइम लिमिट की आप चिंता ना करें, एक साथ 3-3 टीचर उतरेंगे, आप बहुत जल्दी से यहां पे मामला आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से जो है, टाइम लिमिट की क्या बात है, एक साथ 4 टीचर लगा दूं, आप दिन भर पढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं उसमें। लेकिन सवाल है कि आप सीख कब पाएंगे, ये जरूरी है देवेंद्र जी, क्योंकि हर बैच में इस तरह के बच्चे होते हैं जिनका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके का होता है। उनको लगता है कि बस फैक्ट लिखा दें, काम पूरा करें और बात खत्म हो जाए, ठीक है। नहीं, आराम से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार जब शुरू हो गए तो फिर शुरू हो गए, पीछे फिर आप कहेंगे सब ये बच गया वो बच गया, नोट्स कैसे बनाए, आंसर मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर वहां फिर संभावना नहीं रहेगी वहां। फिर अब एक बार शुरू, तो फिर अब लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तब हम सांस लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो आप माइंडसेट कर लीजिए कि आप अगर हम डिबेट में जाएंगे तो डिबेट में आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये बड़ा जरूरी है, तभी हम इस पर शुरू हो पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि पूरे टाइम जब आप हमारे साथ हैं तो आपको कैसे इस बार एडवांस एनसीईआरटी में एनहांस करना है, माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। अगर आप केवल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आए हैं और यहां हम आपको मैपिंग भी दे रहे हैं, यहां पर हम आपको नए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये फर्क आप जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, नेशन एंड गवर्नमेंट आर नॉट सिनोनिमस टू स्टेट, वट एवर द इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज डिमिस्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, एनालाइज। राष्ट्र और राज्य सरकार के राज्य के पर्यायवाची नहीं है, हालांकि कल्याणकारी राज्य के उद्भव ने राज्य और समाज के बीच भेद की रेखा को कम कर दिया है, विश्लेषण करें, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस क्वेश्चन को जैसे से पढ़ते जाएं, और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप यह देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, आदत डाल लीजिए, तो हमारा इकोसिस्टम है, आपको ये काम करते रहना पड़ेगा, तो आप यहां पर अपना आंसर भी डाल सकते हैं। अब आप सेल्फ चेक कर सकते हैं, सेल्फ चेक करने का मतलब आप जब इसके लास्ट में जाएंगे तो यहां हमने जो है वो इसके आंसर जो है अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसका मॉडल आंसर अपलोडेड है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको तुरंत के तुरंत वहां पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पे क्या चीज करनी थी। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट। राइट और देवेंद्र जी, क्लास में और भी बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, एक बार उनका ओवरव्यू ले लीजिए कि जब क्लास में घुसते हैं, जब सब्जेक्ट खुलना शुरू होता है तो उसके बाद बच्चे का क्या मैसेज आ रहा है, देखिए, पढ़िए क्या बच्चा मैसेज कर रहा है।
कि सब्जेक्ट को देखने सुनने का नजरिया ही बदल गया। सो लेट्स स्टार्ट, अब शुरू कर देते हैं हम लोग। एक और इंपॉर्टेंट है, आप में से एक छोटी सी जानकारी देनी है, राइट? वो जानकारी आप लोग समझ लें। जितने भी बच्चे हैं, बीपीएससी का जो है वो 67 बीपीएससी का जो है वो टेस्ट है, सब लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो एकेडमी में अगर आप एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी भावनाएं एकेडमी के साथ हैं, तो डेफिनेटली जो है एकेडमी भी आपके साथ खड़ी रहेगी। सो जैसे आपने एनसीईआरटी का टेस्ट दिया, वैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है और ये फ्री है सभी के लिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पे आपको 28 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया फ्री 67 बीपीएससी मॉक टेस्ट मिलेगा। कंप्लीट टेस्ट है और ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको मदद भी होगी। आप लोग अभी इसमें रजिस्टर कर लीजिए। 28 सितंबर 2022 को आप मॉक दीजिए, ठीक है? अपना एक, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम से पहले का एग्जाम, उसके बारे में आप यहां बताइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 टेस्ट इसमें होंगे, 28 और 29 को। आप जाकर 30 को एग्जाम दीजिए बढ़िया से। एक हमारे लिए, हमारी तरफ से आप सभी को गिफ्ट है, सभी के लिए निःशुल्क है ये, सभी को इसमें अपीयर करना चाहिए। और स्पेशली जैसे देवेंद्र जी या कोई भी और जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो जरूर जो है टेस्ट दें और टेस्ट आप सभी को देना चाहिए। इससे एक फायदा ये होगा कि आप जो स्टेट एग्जाम है उसके क्वेश्चन को आप पढ़ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोग जो है जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे करेंगे, चाहे गलत ही क्यों ना हो, जब मैं पढ़ाने आऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। आपका फोकस, आपका अटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। चलें, राइट? सो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जरूरी है कि मैं अपनी चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है? एक छोटा सा सेगमेंट हमारा रहा, तो ये जो है वो 28 सितंबर को सुबह 11 बजे टेस्ट है, आप सभी को देना चाहिए। 67 बीपीएससी मॉक फ्री टेस्ट, ये ऑल इंडिया फ्री टेस्ट है, तो जुड़ जाइए इसके साथ। हो सकता है कि इसमें 8-10 क्वेश्चन भी अगर आपके फायदे के रहे तो आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा होगा, और 8-10 क्वेश्चन में आप अपना भविष्य बहुत अच्छे संवार सकते हैं। हमारी जो कोशिश है वो हम लगातार करें। तो जुड़ जाइए, सबको बताइए, टेस्ट दीजिए, अपने दोस्तों से अपने मार्क कंपेयर करिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। हाँ, आप टेस्ट लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मिस्टर देवेंद्र ने कहा कि कुछ पढ़ाना है आपको, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने शुरू किया था, लर्निंग क्या होती है, ठीक है? एनसीईआरटी अपने आप में सबसे बड़ा ट्रैप है। एनसीईआरटी की किताबें जब एक दूसरे के ऊपर आप रखते हैं तो मोर देन 5000 के आसपास पेजेस प्लस हो जाते हैं, 52 से ज्यादा किताबें हैं। ये पूरा जो है वो फैक्ट्स का अंबार है, पूरा फैक्ट्स का अंबार है। और स्टूडेंट एक एक साल में एनसीईआरटी में देख रहा हूं कि वो खत्म नहीं कर पाते, एक एक साल निकल जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, खासतौर पे जो ये हमारे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ जल्दी जल्दी शुरू हो जाए और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो बड़ा एक दिक्कत ये होती है कि इतना फैक्ट्स, अगर आप लोगों ने बुक खरीदी होगी, देखी होगी, इतना ज्यादा फैक्ट है कि वहां पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग यानी लर्निंग वो पूरी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जो क्वेश्चन का नेचर है वो बिल्कुल अलग आता है। क्वेश्चन का नेचर कभी भी डायरेक्ट नहीं होता आज की डेट में यूपीएससी में। इसीलिए अगर हम पढ़ें तो अगर ढंग से पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। एनसीईआरटी को हम अपनी सक्सेस का बेस बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमारा जो है सारा का सारा टाइम बर्बाद करके हमें कहीं और पहुंचा देता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और मेरा लेक्चर प्लान आपके लिए क्या है, कौन से टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही चाहिए, मतलब वहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, सो वाई एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी एक कॉमन डोमेन है, और प्रीलिम्स में नियरली मिनिमम साइड में भी 40% हमारा पेपर जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होता है, मिनिमम साइड में। मतलब आप जानते हैं कि 60% पे आपका कट ऑफ निकल जाता है, आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। उसमें भी 60% जो क्वेश्चन होते हैं, 40% वो आपको जो है वो क्या होता है, एनसीईआरटी से मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, एक बट मैंने लगाया, बड़े ध्यान से सुनते जाना, और हम इस पे आगे काम करते जा रहे हैं, ठीक है? अब इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पे आप समझो कि नियरली 40%, 35-40% क्वेश्चन होते ही होते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं, मतलब आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है? लेकिन अभी आपको एक चीज और दिखाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर नहीं आता, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर नहीं आता है, क्लियर? इसमें क्या होता है, आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए बीटीएल मैंने आपको बताया कि हमें हर जगह से चीजें मिक्स करनी पड़ती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अंतर विषय ज्ञान, वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट? तो एनसीईआरटी जो है
आपको टाइम सेव करने के साथ साथ आपको बड़ी स्पेशलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हैं कि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएं। और आज की डेट में प्री क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ी जंग हो गई है। मेंस तो फिर भी एक हो गया कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्री के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। लिख के रख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो है वो तकलीफ अगर आपको कोई देगा तो आपको प्री देने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ट्विस्ट करता है, हमें भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहां जाएगा। सो अगर एनसीईआरटी को आपने सही तरीके से यानी अंडरस्टैंडिंग बेस पे अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि आप कट ऑफ के लिए आप बहुत करीब पहुंचेंगे। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो है वो गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस आती हैं, करंट अफेयर्स, इनको आप मिला लेंगे, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, मैपिंग, तो आप जो है आसानी से वहां पर पहुंच जाएंगे जो कट ऑफ है। और आपको कट ऑफ के लिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। आपके सारे सवालों का जवाब देते जा रहा हूं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या चीज डील करेंगे ये ध्यान रख लीजिए। लेक्चर प्लान आपका जो होगा लिख लीजिए ताकि आपको अंदाजा रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेक्चर प्लान में जो 40% टाइम होगा वो ज्योग्राफी के लिए होगा, ठीक है। 4 पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं। पिछली बार हमने 3 पार्ट किया था, इस बार हम 4 पार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इस बार मैपिंग हम एड ऑन कर रहे हैं क्योंकि 11 क्वेश्चन मैपिंग से आए थे इस बार प्री में, ठीक है। नेक्स्ट वन 10%, क्योंकि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना बेस नहीं देती, माइक्रो इकोनॉमिक बेस है। तो एक जो टाइम है उसमें मैं कुछ नई चीजें ऐड ऑन करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एनसीईआरटी एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है इकोनॉमी के केस में, ठीक है, लेकिन मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा। तो 10% टाइम इकोनॉमी में हम देंगे, 30% टाइम हिस्ट्री में देंगे और पॉलिटी में 20% टाइम देंगे, राइट। क्यों आखिर ऐसा, मतलब 50% टाइम ज्योग्राफी और इकोनॉमी में क्यों? बिकॉज इन दोनों का नेचर अलग है। ये आप एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको नहीं पता चलता। इन दोनों का नेचर ये है कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, साइंस इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ये डे 1 आपको बताया हुआ था, नहीं ये एनसीईआरटी इज अ डिफरेंट बैच, इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्सेप्टर, यू कैन। सो ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं दे हैव डायनेमिक सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। इसके ही मिक्सअप से हमारा निकल कर आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये बेसिकली डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, लिख लो पहले। यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटोडायनेमिक होते हैं, और ये जो दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी हो गए ये काफी हद तक स्टैटिक सब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी इसको हम लोग स्थिर सब्जेक्ट कहते हैं और इसको गतिशील विषय कहते हैं। अगर आप गतिशील विषय को स्थिर विषय के रूप में पढ़ोगे तो हमेशा क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या वहां फंस जाओगे बुरी तरीके से। इसीलिए इनका नेचर अलग है, यानी इसमें हमेशा जो है कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, नई नई चीजें इसमें एड ऑन होती हैं, राइट। और जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी वो सबसे कंप्रीहेंसिव दी गई है, ठीक है, सबसे कंप्रीहेंसिव जो है वो। अगर डाटा कहीं कवरेज है, आपने देखा होगा इस बार सारे क्वेश्चन जो मेंस के मैक्सिमम है वो मेरे नोट से आए डायरेक्टली। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये करंट बेस हो जाती है और सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव जो सेगमेंट्स है, ठीक है, वो कवर करती है। और मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी यही वाली होती है, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम किस पे दिया है, ज्योग्राफी से, और यहीं से कोर्स शुरू भी होगा। तो स्टैटिक और डायनेमिक, अब इस डायनेमिक सब्जेक्ट में आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा ये लिखते जाइए। तो डायनेमिक का मतलब होता है कि जो भी इसमें कुछ नया चल रहा है, ठीक है, कोई भी न्यू है, करंट अफेयर्स, लो न्यूज़पेपर में कुछ है, तो आपको न्यूज़पेपर के साथ इसको अपडेट करना होगा, ठीक है, इसको अपडेट करना होगा। जैसे हमने जब फार्मिंग पढ़ी थी लास्ट टाइम बैच में, तो हमने एक नई चीज ऐड की थी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी समन्वित विकास जो है वो तंत्र के बारे में बताया था। तो एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम आप लोगों को सिखाया था, नोट्स मैंने उस दिन आपको क्लास में दिखाए थे। सो जैसे ही आईएफएस एक नया कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमें क्या है, कृषि की लागत कम करनी है, समझते जाओ, क्योंकि इसमें आपको मेरे साथ एड ऑन करना होगा। न्यूज़पेपर आपकी पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, सिलेबस के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी। नहीं तो कुसुम मैम है, करंट अफेयर्स पढ़ा रही है, लेकिन अगर आप नहीं है, आपके पास टाइम नहीं, आप जो है जाना चाहते हो, तो आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझ लो। तो जितने लोगों ने इस बार पेपर देखा होगा, सीधे 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 क्वेश्चन आईएफएस आया हुआ है, कई लोगों ने मुझे मार्क करके भेजा, हाँ या ना, मैं सबसे जो है वो कमेंट चाहता हूं। गलत तरीके से पढ़ोगे, चाहे 3 महीने पढ़ो चाहे 6 महीने पढ़ो, तुम कहोगे साहब 2 महीने में खत्म कर दो, हम खत्म कर देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़े ना है, सभी सारे सब्जेक्ट एक साथ चला देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम कितना पकड़ पाओगे ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे पूछवाया था किस तरह से हम फैक्ट पे जाएं या कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो तुमने कहा कि कॉन्सेप्ट पे जाएं। तो मेरे तरीके से चलना होगा, अपने आप को इस क्लास में समर्पित कर दो कि उजांग सर जो कर रहे हैं वो करने दो। जब यही पेपर में जब क्वेश्चन आया तब बच्चों ने कहा सर जो पढ़ाया वो एग्जैक्टली आया, जबकि हमारी बात हुई थी एनसीईआरटी के लिए मेंस के क्वेश्चन करा दिया आपने, एससे क्वेश्चन आ गया सीधे सीधे, ठीक है।
तो अब यहां पर जो है आईएफएस सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डायरेक्टली आया, आपने देखा हो। अब आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम पढ़ाया था, मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में 4 पार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर कोई एक चीज नहीं है, एक तंत्र है। और गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, इसकी लागत को कम करने की कोशिश कर रही है। तो आपको तुरंत क्या करना है, डायरेक्टली उसको उठा लेना है, ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से ऐड ऑन करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को लिख लो कि ये डायनेमिक यानी गतिशील सब्जेक्ट है। तो गतिशील में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नई न्यूज आ रही है आपका काम है उसको अब अपडेट करना। और ये रहा, ये जो है वो काफी हद तक इसमें भी नई नई चीजें जुड़ती हैं, लेकिन इन दोनों को आप बेसिक फंडामेंटल के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, आगे बताऊंगा। चलिए, तो मैंने आपको बीटीएल के बारे में बताया था, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है, जैसे किसी ने कहा कि करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो 4 पार्ट में होती है। कैसे, हाउ, जो ये आपको यहां दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, अप्लाइड नॉलेज है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डअप कॉन्सेप्ट्स। मेरे साथ जब एनसीईआरटी में उतरोगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई अक्षांश देशांतर है, लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अक्षांश देशांतर नहीं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और एक सिस्टम आया आजकल, आप लोगों ने जीपीएस सिस्टम के बारे में सुना होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तुम्हारे मोबाइल में है ना जीपीएस। बताओ देवेंद्र, पढ़ाई मेरी ना पता ही नहीं चलती क्या सब्जेक्ट पढ़ा, वो हो जाएगा तुम्हारा, अपने आप क्वेश्चन होगा, टेंशन ना लो। बट तुम्हें विश्वास करना होगा कि सर पढ़ा रहे हैं। और तुम्हारे ये क्लास में कितने बच्चों से पूछ लो कि सर पढ़ाए हुआ सर के कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि एडवांस एनसीईआरटी में दोबारा एडमिशन ले लिए, बोले हमें सर के साथ चलना है। जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा के इतने क्वेश्चन फंसा सकता है, तो एनसीईआरटी में तो ये पता नहीं कहां ले जाएगा। तो तुमसे जवाब भी चाहिए, ठीक है। मुझे ये बताओ, जीपीएस सिस्टम है तुम्हारे पास, क्या तुम लैटिट्यूड, तुमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो नाम सुना होगा, लॉन्गिट्यूड, तो यहां पर क्या अप्लाइड नॉलेज है, डेवलपमेंट। क्या तुम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करके, जो एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में दिया हुआ, दूसरे चैप्टर में, क्या तुम जीपीएस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो? एग्जाम का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। तो क्या आप जीपीएस और जीआईएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या तुम मुझे इनको डिफाइन करके बता सकते हो? मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो ये जो अप्लाइड पार्ट है ये सबसे जरूरी है, इसीलिए इसको डायनेमिक सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर टीचर केवल तुम्हें लैटिट्यूड पढ़ा दे, लॉन्गिट्यूड पढ़ा दे, अरे जाओ यार खत्म करो, ये पृथ्वी का है। मेरी क्लास में बच्चों ने कहा कि सर मुझे लैटिट्यूड पता है, मैंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि एक्चुअली कैसे आता है, बहुत से बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। लिख लो, चाहे यहां पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि जहां पढ़ो सही से पढ़ो, और ये जो रिक्वायरमेंट अपनी कह रहा है उसको पूरी करो। ये एनसीईआरटी कह रहा है, ये भारत की शिक्षा नीति कह रही है, अगर ये नहीं पूरा करोगे तो फिर 1 साल 2 साल, मैं तो कहता हूं चैलेंज करता हूं। मैंने 2017-18 में बैच शुरू किया था एनसीईआरटी का, कई बच्चों ने कहा अरे यार जान दो, ये एनसीईआरटी कोई पढ़ाने वाली चीज है। भाई साहब 2022 आ गया, मिलते हैं, कहीं पूछता हूं प्री कोई निकला, अरे सर अब वो स्टेट कह दे रहे हैं, यूपीएससी में तो अटेम्प्ट खत्म हो गए, मजा नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम तो वहां से यहां तक बढ़ गए, तुम वहीं का वहीं, तुम 4 साल में प्री नहीं निकाल पाए। तो तुम्हें सोचना है, तुम्हें क्या, जो करोगे, जो तुम्हारी चॉइस होगी वैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट 4 स्टेज में आपको डेवलप करने होते हैं। यू हैव टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इन अ 4 स्टेप, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो बिल्डअप कॉन्सेप्ट इज इन द 4 पार्ट, नंबर 1, ठीक है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, विशेषता। द 5 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4-1 इज मस्ट है। सबसे पहले जब भी कोई चीज पढ़ेंगे, वी विल फाइंड द रीजन, कारण। तो रीजन एंड इफेक्ट इज, जो पूरे यूपीएससी का जो पेपर है, बीपीएससी है, आपका यूपीपीसीएस है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो फैक्टर होता है वो यही होता है, रीजन इफेक्ट। क्या कारण है, क्या प्रभाव है। सेकेंड इज प्रोसेस, क्या है, कोई भी चीज हो रही है, मान लो ये क्या है, ये प्रोसेस है कि आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जान लिया, जीपीएस पे इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्लियर है। इसके बाद फंक्शन क्या है, इसका प्रकार क्या है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। एंड सीक्वेंस, इसका क्रम क्या है। और कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी विशेषता क्या है, विशेषता। ये जो 5 चीजें होती हैं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए होती हैं। इफ यू डिस्कस इन अ वे कि सर हम क्या इसके जो पढ़ रहे हैं उसका कारण प्रभाव क्या है, यानी कॉज एंड इफेक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, सीक्वेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहे आप कहीं भी पढ़ें, ठीक है, आप आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्लियर है। इसी को हम लोग
इसीलिए लिखा डू नॉट मग अप, याद नहीं कुछ करना है, हर चीज का एक प्रोसेस और रीजन समझना है। अगर ये हो रहा है तो अपने आप हो जाएगा। कुछ बच्चे मेरे साथ तमिलनाडु से जुड़े, ठीक है, जुड़े, हाँ या ना? कितने बच्चे थे जिन्होंने शुरुआत में रिलेक्टेंट हुए, सर हमें क्यों पढ़ा रहे तमिलनाडु, हम तो नॉर्थ वाले हैं, हमें तो एग्जाम नहीं, हिस्ट्री जब पढ़ानी शुरू की थी, जुड़े? अब जरा आज जब सफर में पहुंचते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, तो आज क्या तुम्हारे पास, आज का न्यूज़पेपर उठा के देखो, आज के न्यूज़पेपर में सीधे सीधे छप के आया वही जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। देखा किसी ने न्यूज़पेपर? ये लाइन देखो क्या लिखी हुई है, मैं तो देख के हैरान रह गया एग्जैक्टली कि भारत की राष्ट्रीयता की अवधारणा पश्चिम से अलग है। और मेरी क्लास उठा के देख लो, एक एक लाइन इस पर कितनी घंटों की चर्चा है कि हमारा नेशनलिज्म वेस्टर्न के नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग है, एग्जैक्टली वही लाइन है। अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल गया सोचने का, क्यों? क्योंकि अब तुम कॉज एंड इफेक्ट में आ गए, तुम अब अलग तरीके से सोचने लगे। और एक बात ध्यान रखना, टीचर तभी सक्सेस माना जाएगा, कोई कोर्स तभी समझ में आएगा, को सक्सेसफुल माना जाएगा जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। रॉट लर्निंग करना इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन आप सिंपल सा जो फंडा है वो ये है कि अगर टीचर तुम्हें सोचने तक पहुंचा देता है, मतलब तुम सोच पा रहे हो, आज क्लास का हर स्टूडेंट जो है कुछ सवालों के जवाब देने में सक्षम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज है, आज ये खबर आई है, बहुत से बच्चे आज इसको जो है वो नोट डाउन करेंगे, कल के पेपर में आया, ठीक है। लेकिन हमारा स्टूडेंट इस पर बहुत बात कर चुका है कि हमारा नेशनलिज्म एक्चुअली कल्चरल नेशनलिज्म है, वेस्टर्न के नेशनलिज्म से अलग है, उठा के क्लास देख लो तुम्हें सीधे सीधे मिलेगा। सो ये थॉट प्रोसेस अगर तुम्हें टीचर ने जनरेट करके दे दिया, आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जब तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि वो तुमसे थॉट प्रोसेस मांग रहे, कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फिर अभी इतना समझाने के बाद, जैसे एक सज्जन पूछ रहे हैं पवन कुमार सिंह, बुक कब से स्टार्ट होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है, दिस ऑल पार्ट ऑफ क्लास। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? सो जो क्वेश्चन का नेचर है वो बहुत ही, क्वेश्चन जरूर पढ़ना यूपीएससी का, वो कई फैक्ट एक साथ मांगता है, ठीक है। जैसे ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट मांगते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करना, ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस? आप पहले ध्यान से समझो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें बताने जा रहा हूं कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं, राइट। तो अब यहां पर कह रहा है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, अभी बताया ना कैरेक्टरिस्टिक एंड, आपको बताया था प्रभाव और प्रक्रिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब ये कहीं एक जगह तुम्हें नहीं मिलेगा, ये अलग अलग सेगमेंट्स में तुम्हें डील करना पड़ेगा कि ये क्या इसका जो है सेगमेंट्स होता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे आ जाती है तभी आप जो है अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। तो हम ज्योग्राफी जो है वो इसी तरह पढ़ने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में 4 पार्ट आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडी, पेन पेपर है, 2 कॉपियां मुझे चाहिए आपसे, क्लियर है? वी नीड 2 कॉपीज, एक जहां पे मैं जो लिखाऊंगा, एक जो मेरी डिस्कशन कॉपी है। ये बात हो गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और अब यहां डिस्कस करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में। और ये तुम समझ लेना कि ज्योग्राफी में हर चीज पढ़ी नहीं जाती है। सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा कहां से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उनकी रिपीटेशन हर बार तुम्हें देखने को मिलती है, तो वो कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है चाहे जो हो जाए। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो क्या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है? सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। क्या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है? नहीं, ज्योग्राफी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसकी डिफिनेशन पढ़ी होगी, जियोग्राफोस, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है, मीनिंग ऑफ ग्राफोस मींस टू डिस्क्राइब, यानी पृथ्वी का वर्णन जो होता है वो जो है डिस्क्रिप्शन का, लेकिन हमें इससे आगे थोड़ा जानना है। तो ज्योग्राफी बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ज्योग्राफी इज जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलता है, और ज्योग्राफी हमें एक फंडामेंटल नॉलेज देता है। ज्योग्राफी का कोई एक अपनी बॉडी नहीं है। स्कॉलर कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उससे अपनी कॉन्सेप्ट यानी अपने अवधारणाओं को इकट्ठा करता है।
ज्योग्राफी बेसिकली हमें इंटरलिंक करता है इकोनॉमी के साथ। तो ज्योग्राफी में बेसिकली अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी, लिखते जाओ, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल, हिंदी में लिखो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भारत का भूगोल जो हमारा रीजन है, इसके बाद कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, इसके बाद सांस्कृतिक भूगोल, इसके बाद आर्थिक भूगोल, बायो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल, राइट, जैव भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीति भूगोल, लिखते जाओ, क्लियर है। कल्चरल में ही एक पार्ट हम जोड़ते हैं सोशल ज्योग्राफी में, सोशल ज्योग्राफी ये बेसिकली एक बड़ा डोमेन है जिसे हम लोग सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। ये अपर डोमेन हमारा होता है। तो बेसिकली क्या है, अभी तो ये ऊपर ऊपर अभी ये बात चल रही है। सो ज्योग्राफी एक कोई विषय नहीं है, ज्योग्राफी की सिंपल एक परिभाषा नहीं तय कर सकते। ज्योग्राफी बेसिकली माना जाता है, अब हम यहां लिख लिया तो आगे बात शुरू करें। यहां तक लिख लिया, यस प्लीज। अब इसके अंदर बहुत कुछ है, यहां सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है, इसीलिए मैंने कहा 40% टाइम हम ज्योग्राफी में लेंगे। ये मोस्ट डायनेमिक और मोस्ट अप्लाइड पार्ट है। एक बार ऐसा होगा कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा डायनेमिक पार्ट है। मनुष्य को सबसे गतिशील कहा जाता है, सबसे उपद्रवी है, अनरेस्ट पोजीशन में है ये। तो जो ह्यूमन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अनरेस्ट, मतलब हमेशा ये कुछ ना कुछ करता रहता है। और आज इस पूरी पृथ्वी में जो सब कुछ बदलाव करने का उत्तरदायी कारण है वो एंथ्रो है, यानी मानव है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक ज्योग्राफी, इसका एक पार्ट हो जाएगा, वो नृजातीय भूगोल इसका एक पार्ट हो जाता है। अब यहां पर जो शुरू होता है, क्या एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का एक दायरा होता है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटी एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो ज्योग्राफी है वो एक सब्जेक्ट ना होकर डिफरेंट ये सभी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इनका एक समुच्चय है, इनका एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये सभी से अपनी बॉडी लेता है। अब ये बॉडी कैसे लेता है, जरा इसको समझो। रेडी? अब जो बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझो कि यहां पर क्या डिस्कशन होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। भूगोल एक अंतर विषयक ज्ञान है, भूगोल एक अंतर विषयक ज्ञान है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी? कितने लोग मुझे इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बता सकते? सुना तो होगा अंतर विषयक, कितने लोग? भूगोल के टर्म में बताना है, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के टर्म में। कितने लोग? कहां है जनाब जो कह रहे थे कि रियल वाली क्लास कब शुरू होगी? सो शुरू हो गई। ओजांग को रियल क्लास शुरू करने में टाइम नहीं लगता। कितने लोग मुझे बता सकते हैं? शब्द तो सुना होगा, हाँ ना ये बताओ कि सर अंतर विषयक शब्द सुना है कि यूपीएससी का जो है, ठीक है, वो बेसिकली जो ज्ञान है वो अंतर विषयक है। थैंक यू टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ड, यू आर सुपर टीचर, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे स्टूडेंट है इसीलिए मैं अच्छा टीचर हूं, थैंक यू। सुना तो है जनाब? मेरी क्लास में बात करना जरूरी है मुझसे। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड तो सुना है?
समझ कौन रहा है, ये बड़ा मुश्किल बात है। सुनना, पढ़ना और समझना, इन तीनों का अंतर जो है, अटेम्प्ट देना, यूपीएससी की तैयारी करना और सेलेक्ट होना, इन तीनों का ये अंतर है। देखो भाई, तैयारी हम भी कर रहे हैं, तैयारी तुम भी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह पढ़ तुम भी रहे हो, पढ़, हम सबके कमरे में एनसीईआरटी किताब है, कोई अलग से मैंने थोड़े छापी है। तो जो पढ़ने के आगे समझने पर चला गया कि शब्द मैंने सुन लिया, मुझे इसकी समझ कैसी है। बस ये जो चीज तुम्हारी समझ में आ गई, हो गया काम, राइट, ये हो गया काम तुम्हारा। तो आप पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, ये डे 1 से आप तय कर लीजिए। अब जरा आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर विषय, अंतर परस्पर निर्भर, हम लोग इसको बोलते हैं परस्पर, इंटर डिपेंडेंस, परस्पर निर्भर, अंतर विषयक, यानी अंतर विषय का मतलब है विषय के अंदर विषय। अंतर विषय तुमने देखा ना, कई बार कोई टोकरी होती है, तो टोकरी के अंदर एक और टोकरी होती है, उसके अंदर एक और टोकरी होती है, उसके अंदर एक और टोकरी होती है। अंतर विषय का मतलब यहां होता है। अब लेकिन ज्योग्राफी के टर्म में इसको कैसे समझेंगे, ये जरा समझो। जो मैंने पीछे चार्ट बनाया है, इसको कैसे समझेंगे ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। भूल जाओ बीटीएल, बीटीएल बीटीएल तो तुम्हारा आउटकम है कि भैया बढ़िया से चीनी डाली थी, चावल डाला था, और बढ़िया से इलायची डाली थी, बढ़िया से उबाला उबाला था, खीर अच्छी बन गई। तो बीटीएल इज खीर, जिसका स्वाद तुम लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, अभी सिखाया ना 4 स्टेप। कई लोग सोच रहे थे अरे यार ये क्या पढ़ा रहे। अब देखो, मेरी हर क्लास में अप्लाइड ही पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर। अब ये रहा तुम्हारा ह्यूमन। मैंने कहा ना सबसे खतरनाक कौन है, ह्यूमन। और इसको बनाते जाओ कॉपी में, अब देखते जाओ एक छोटी सी चीज कितना कुछ बदल देगी। पिछले वाले ग्राफ को मैं चेंज करने जा रहा हूं। ये रहा ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि हम और आप अपने आसपास की चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के साथ उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। जानवर भी अपने हैबिटेट को, अपने जो है सिस्टम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि मैं क्या तुम्हें बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। ह्यूमन है। अब देखो, मैं अपने नेचर, अपनी प्रकृति से बिना इंटरेक्ट हुए काम नहीं कर सकता। अब नेचर में मुझे एटमॉस्फियर, सिंपल फॉर्मूले में लिख दे एयर, हमें चाहिए, बिना सांस के आप जिंदा रह लोगे। हमें आगे ग्रोथ करने के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोस्फीयर, इसको मैं पानी बोल देता हूं, हाइड्रोस्फीयर। मुझे मिट्टी, मकान बनाने के लिए, चलने के लिए लिथो चाहिए, यानी जो मेरा स्थल है, जमीन है। लिथो का मतलब चट्टान से बना हुआ, तो लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। और मुझे साग पात खाना है, अपना खान पान इकट्ठा करना है, सब कुछ, तो मुझे बायोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी, बायोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना। यानी मुझे वायुमंडल, मुझे जलमंडल, मुझे स्थल मंडल, नहीं इसके बिना कहां मैं खेती करूंगा, हवा में थोड़े ना करूंगा। और मुझे जैव मंडल, चाहे आप मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, कहां से तुम्हें भोजन मिल रहा है। और भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल मेंटेन नहीं करे, कुछ दिन के अंदर मर जाओगे, क्लियर है। तो मुझे ज्योग्राफी के इस हिस्से पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो इसी को हम लोग पहले हिस्से में बोल देते हैं, बहुत ध्यान से समझना डिस्कशन, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आज ही लपेट उठेगी। इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। अब सवाल है कि इसको फिजिकल ज्योग्राफी क्यों कहेंगे। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। कितने लोगों ने भौतिक भूगोल शब्द सुना, ईमानदारी से बताना। वो जो कह रहे थे कि रियल वाली ज्योग्राफी कब शुरू होगी, हो गई शुरू, ठीक है। कितने लोग, लिखो इसको भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं, लो इसका भी क्वेश्चन है, इसको भूगोल क्यों कहते हैं ये बताऊंगा, इसको अंतर विषय क्यों कहते हैं ये बताऊंगा। भौतिक भूगोल शब्द सुना है ना कि नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ड सुना है कि हाँ या ना, अभी लिखाया था, इससे पहले भी सुना होगा फिजिकल ज्योग्राफी, कभी तो पलट के देखे होगे, या आज जो पहली बार निकलो इस धरती गोला पहली बार आए हो, सुना है तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। इसके पीछे भी सिद्धांत है,
और ये समझ गए तो फिजिकल ज्योग्राफी तुम्हारा ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन, बड़े आराम से क्वेश्चन, बिना किसी डाउट के ऐसे ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में ही तुम्हें वो लगेगा कि ये सब कुछ मेरे आसपास चल रहा है, कभी भूलोगे ही नहीं, गलती से भी नहीं भूलोगे, भूल के दिखा दो मेरी क्लास में, ठीक है, नहीं भूलोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इसको भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी क्यों कहते हैं। इट इज नॉट अबाउट माउंटेन प्लाट्यू, ये तो तुम बता रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पूछ रहा हूं। फिर मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, ध्यान से सुनो, इंटरव्यू में निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी, इसको भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं। क्या भौतिक भूगोल है मैं नहीं पूछ रहा, इसको भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं। ठीक, कितने लोगों ने इससे पहले ध्यान दिया, ईमानदारी से बताते जाओ। अब देखो ये पहला केस हुआ, अभी आऊंगा इस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो ये हुआ कि हम प्रकृति यानी नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमने इसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा। लेकिन जो ह्यूमन है, अब समझना कि ज्योग्राफी के सेंटर में कौन है, हम और आप हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारा एनवायरमेंट तय करती हैं। सो बेसिकली इनको हम लोग जो बोलते हैं वो नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल एनवायरमेंट। इसको प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं, जो गिवन बाय नेचर है। ये जो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, जो पेड़ पौधे हैं, दैट इज गिवन बाय नेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। अब जो ये हमने यहां बनाया, इसमें हम जो है अब घुसने जा रहे हैं। अब चलो जरूर देखें। अब ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा ना, ये अनरेस्ट यानी ये लगातार भागता दौड़ता रहता है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स यानी इतना जटिल क्यों है भाई, दो लोग एक साथ नहीं हो सकते क्लास में। कुछ ने कहा नहीं बहुत अच्छी लग रही सर, किसी ने कहा बहुत वाव सर कॉन्सेप्ट समझ में, कुछ कह रहे हैं कब पढ़ाओगे, कब लिखाओगे, कुछ अभी इसके बाद भी बोलेंगे कि वो फैक्टवा कब लिखाओगे, तो ये भी चलेगा। तो इस क्लास में ही सारे बच्चे अलग अलग नेचर के होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। तो जब ह्यूमन का जो है, जैसे हमने यहां नेचुरल एनवायरमेंट देखा, ह्यूमन का अपना एनवायरमेंट होता है, एक होता है ह्यूमन एनवायरमेंट या एनवायरमेंट मेड बाय ह्यूमन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनवायरमेंट मेड बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा, मेड बाय ह्यूमंस। अब ये क्या काम करेगा, हम जंगलों में तो रहते नहीं है, हमें रहने के लिए आवास चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए, ठीक है, हमें तमाम तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अपनी जो है चारों तरफ हम क्या करते हैं, रेलवे, पुल, ये सब हम बनाते हैं। तो ये हमारा एनवायरमेंट है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं होगा तुम क्लास लेने के बाद जाके एक जंगल में एक पेड़ पे जो है मोगली बन के सो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। जब थक जाओगे तो अपने घर में अपने ही बेड पे सोओगे। ये भी नहीं होगा कि किसी और के जाके बेड पे सो जाओ, बड़ी मार खाओगे, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम जो है वो मेड बाय द ह्यूमन, जो हम रोड्स बना रहे हैं, जो हम इंफ्रा बना रहे हैं कंप्लीटली, जो हम कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनाएं जो बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम अपना जो है अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एनवायरमेंट होता है। हम अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें लगता है पूरी दुनिया में इकोनॉमी सबकी सेम है, मुझे बताओ, क्या पूरी दुनिया में सारी इकोनॉमिक्स सेम है। कोई कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, दैट इज अगर जैसे मान लो अमेरिका है तो पूंजीवादी है, जो रशिया है वो समाजवादी है यानी वो सोशलिस्ट है। अब आगे कहोगे ये शब्द क्या बताऊंगा, पूंजीवाद में मार्केट सब कुछ होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। समाजवाद में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी सब कुछ कंट्रोल करके रखती है, तुम्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी की तरह दिखाई पड़ता है कि यहां पर सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा इकोनॉमी। अब मुझे बताओ, क्या दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम, चाइना है तो साम्यवादी हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो जो है वो कम्युनिस्ट हो गया। तो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट हो गया, राइट। अब ये क्या है, ये एक अलग धारणा के रूप में हमारे सामने आ गया। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी क्या होगा, विविड हो गया। जब इकोनॉमिक सिस्टम विविड हो गया तो इकोनॉमी क्या काम करती है, अब जरा समझो। मैं इकोनॉमी,
तो ज्योग्राफी से ही इकोनॉमी निकल कर आती है। शुरुआत में सारी अर्थव्यवस्थाएं कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में पनपती हैं। जैसे जैसे मनुष्य जंगलों से निकलकर, ह्यूमन जो है वो नोमैडिक लाइफ छोड़कर जब उसने अपनी लाइफ शुरू की, तो सबसे पहले उसने एग्रेरियन सोसाइटी यानी कृषक समाज बनाया। तो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है किस पे? लैंड कितना अवेलेबल है, वाटर कितना अवेलेबल है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। अब ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, हर कोई जो है वो अपनी आइडियोलॉजी, ये इकोनॉमी जो है वो बेसिकली आइडियोलॉजी है, ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो गई। अब मनुष्य के पास, ये तो हुआ मनुष्य के द्वारा बनाया गया अपना एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट उसका खुद का होता है। अब फिर समझो, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो एनवायरमेंट मेड बाय द ह्यूमंस, ये हमने लिखा, लेकिन एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमंस एक है, एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, लिख लिया इसको। अभी कहां, अभी तो बहुत बवाल शुरू होने जा रहा है। अभी ये वाला जो है ना, ये सारा का सारा एक जगह आके मिलेगा। अब तुम देखना कि एक ही आदमी कितना बवाल करने जा रहा है। अभी मजा शुरू होने जा रहा है। अभी अचानक से तुम्हें लगेगा सारे सब्जेक्ट जीएस चारों पेपर जो है मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। लिख लिया इसको। अब देखते जाओ, अब आएगा एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन, बाई की जगह एक वर्ड आ जाएगा अब ऑफ, मनुष्य का एनवायरमेंट। देखो तुम में से कुछ कहेंगे कि साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ कहेंगे अरे पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, वो पहली लाइन लिखाई भी नहीं किए, वो पहला वाला लिखवाई भी नहीं किए, भारत पर्वत पठार मैदान। तो तुम लोग का अलग अलग लोग जो है मेरे बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव रखोगे। जो जैसा ट्रेन होकर आया होगा वो ऐसा ही करेगा। जैसे कुछ लोग आएंगे नहीं, उनको भी मान लो यहां कहेंगे कि आईएएस का एग्जाम देना, लेकिन उनके मन में होगा कि अभी वो पायलट जो लोको पायलट रेलवे भर्ती परीक्षा देनी है, तो वो ये सोचकर आ रहे होंगे कि अरे यार ओजांग सर काहे नहीं लिखवा रहे हैं कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, सीमा कैसी है, भारत राजधानियों के नाम ही नहीं लिखवा रहे हैं, सीधे आयो ये यहां शुरू करने लगे। कुछ लोग सोचेंगे नहीं मुझे यूपीएससी देना है, उन्होंने पेपर ऊपर पढ़ रहा, बोला सीधे सीधे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, अब लपेट लपेट जलेबी बना बना, तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट उसके कुछ नहीं होगा, इतना जो है पायरेसी नहीं हो सकती है। तुम एक काम करो, लिख लो इसको, लिखो जरूरी है। ठीक है, मेरे साथ लिखना पड़ेगा। मैंने अभी भी एडमिशन नहीं लेना, छोड़ के भाग जाओ, मेरे साथ तुम्हें लिखना पड़ेगा। LWMI नोट्स की शर्त है। देखो वो सज्जन देवेंद्र जी, यही चीजों की वजह से मैं इतना टाइम ले रहा था। इन्होंने कहा कि हमें लिखना ना पड़े। मैंने क्या कहा था उस दिन, पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी सिखाई थी। अगर 15 मिनट तुम अगर शांत बैठ जाओगे सो जाओगे, इसीलिए मेरे साथ तुम्हें ऐसे गोजना पाजना पड़ेगा। रेडी? अब आ जाओ ऑफ पे, सबसे खतरनाक है। अब ऑफ पे यानी कि मनुष्य का पर्यावरण, का पर्यावरण सबसे खतरनाक होता है। ये पूरी दुनिया को ड्राइव करता है, पूरी दुनिया को ड्राइव करता है। हमने क्या सीखा था यहां पे? हमने सीखा था कि ये फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल, बायो, इको, कल्चरल। ठीक है, ये हमने इस पे जो है सेगमेंट देखा था। अब आ जाओ इनको कैसे डेवलप किया जाता है। भूगोल आज एक आदमी के चक्कर में फंसेगा। ठीक है, ये हमारा गजोधर जो है इसी चक्कर में आज फंसेगा। ये गजोधर जो है देखो क्या क्या करवा रहा है। ठीक है, ये देखते जाओ। तो हमने देखा बाय ह्यूमंस, मनुष्य क्या बना रहा है। तुम मकान बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, हाउस बना रहे हो। ठीक है, तो हाउस बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, पुल बना रहे हो, फलाने ठिकाने जो बना रहे हो, अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, अच्छी टेक्नोलॉजी, बुरी टेक्नोलॉजी, बॉम्ब बना रहे हो, दवाइयां बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो। तुम्हारे पास ह्यूमंस का अपना अपना, जैसे जो भी तुम्हें कंट्री लग रही की आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी यानी आर्थिक विचारधारा इसको बोलते हैं। तो तुम पूंजीवादी होगे यानी कैपिटलिस्ट होगे, दैट इज अ कैपिटलिस्ट, दैट इज सोशलिस्ट, दैट इज मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट इज जो है वो आप अलग अर्थव्यवस्था में एंटर कर जाते हो। ठीक है, अब ये सब चल रहा है। अब सवाल है कि हु विल गवर्न दिस, गवर्न कौन कर रहा है? अब आ जाओ तीसरा सबसे खतरनाक, ऑफ, यानी मनुष्य का पर्यावरण। अब मनुष्य के पर्यावरण में अगर बात करें तो पूरी दुनिया में, ये अभी हमने जो कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात की, वो देखो उसमें मजा आ रहा है। ठीक है, अब का पर्यावरण में हम तुम्हें देखें तो जैसे हमारी एजुकेशन, तुम कहोगे साहब इसके बारे में क्यों बात करें? एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा। तुम बताओ क्या दुनिया, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या पूरी दुनिया में शिक्षा समान है? क्या पूरी दुनिया में शिक्षा समान है? नहीं। शिक्षा क्या नहीं कराती? आज अगर ऐसा नहीं होता तो हम शिक्षा नीति में चेंज क्यों करते अपनी एजुकेशन पॉलिसी में?
एक शिक्षा मान लो तुम्हें दी जा रही है कि हर चीज का उपयोग कर लो, शिक्षा दी जा रही है कि तुम्हें जो है वो अपने एक ही आइडियोलॉजी को फैलाना है, एक शिक्षा दी जा रही है जहां बताया जा रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, शिक्षा से, एजुकेशन से आप लोगों को मदद करनी है। सो हर शिक्षा हमारी ग्रूमिंग का बेस होती है। जैसे आप में से कई लोगों की शिक्षा रही होगी कि नहीं भैया 5 साल का पेपर पढ़ लेंगे और एग्जाम पास हो जाएगा, खाली एनसीईआरटी फैक्ट के लिए होता है, नई वाली तो पढ़नी नहीं चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशन, आपकी ग्रूमिंग इस तरह से हुई है, तो यहां आप अनकंफर्ट फील करेंगे। सो दुनिया भर की एजुकेशन जो है, एजुकेशन हमें क्या करने की ताकत देती है, सोचने की शक्ति देती है, या खत्म भी कर देती है। अगर खाली रॉट लर्निंग करनी है, अरे पढ़ो यार लिखो पास हो जाओ किसी तरीके से, तो हमारी सोचने की ताकत भी खत्म कर देती है या उसको अल्टर कर देती है। जैसे भारत के ढेर सारे लोग जो है वो प्रबुद्ध लोग, सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, वहां ट्रेनिंग बताई जाती है, वहां एंटी इंडिया थॉट्स कई बार पढ़ा दिए जाते हैं, बताया जाता है कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हारा इतिहास तो हम अंग्रेजों की वजह से बना, तुम तो नेशन ही नहीं थे। तो हम वन नेशन थ्योरी को ही एक्सेप्ट खत्म कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि भारत तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया कभी भी जो है आपका कुछ था ही नहीं, आप तो हड़प्पा आर्य बाहर से आए, हड़प्पा ये, हम भी वही मान के चले आते। तो एजुकेशन जब हम भारत आते हैं जब पढ़ के, तो हम भारत के बारे में उटपटांग सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ होता है, लेकिन हम फिर लगता है यार ये तो हमारा कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे माई बाप तो अंग्रेज रहे हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम तो सपेरों के देश रहे हैं। तो हम अपने देश के ऊपर क्या करते हैं, हम अपने देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं, फिर हमें अपनी लीजेसी पे कोई भी जो है वो पावर नहीं मिलती है। तो एजुकेशन बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया ऑफ। हमारा रिलीजन होता है, हर रिलीजन एक पर्पस होता है कि हमें अपनी लाइफ को एनहांस करना। रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई भी करा सकता है। पूरी दुनिया में उठा के देखो, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफीज रही हैं उसके पीछे दो ही बहुत बड़ा कारण है, एक रिलीजन और दूसरा रीजन। दुनिया भर की जितनी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जो भी चेंज हुआ, ठीक है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई तो थी, ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आइडियोलॉजी की तो हो रही है। तो रीजन, उसको क्या चाहिए, उसको रीजन चाहिए। उसने कहा तुम रहोगे तो क्रीमिया हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाएगा, या तो रीजन या रिलीजन। उठा के इतिहास देख लो, दो आर रहे हैं, तीसरा आर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि जो राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल, वो फाइट दो ही के लिए हुआ था, या तो क्षेत्र चाहिए, रीजन मतलब क्षेत्र चाहिए मुझे, तुम्हारा कब्जाना है, और या तो धर्म या पंथ, इसी की लड़ाई रहा। अब ये जो ऑफ है ये आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा। अब ऑफ क्या करेगा, सोसाइटी बनाएगा, मनुष्य। तुम्हें क्या लगता है सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं? कोई कहेगा बेटी को पढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा क्यों पढ़ाना चाहिए, शादी करो इसकी, खत्म करो इसको बवाल, बोझ उसको समझता है। कोई लगता है बेटा बेटी बराबर है, कोई पैट्रियार्कियल सोसाइटी का है, कोई कहेगा नहीं बेटा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा नहीं बेटी भी महत्वपूर्ण है। तो अभी तुम जो है, जो सोसाइटी होती है वो मनुष्य की सोच के हिसाब से चलती, जो पावर में है वो अपनी सोच को थोप देगा। जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो, तो कुछ साल पहले वहां पर एक लिबरल गवर्नमेंट थी, लोग आगे प्रॉस्परस हो रहे थे, तालिबान आ गया, लड़कियां उससे पहले फुटबॉल खेल रही थी, ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है उनको, कहीं भी नहीं जा सकती, बिना बुरके के नहीं चल सकती, वो जो है बिना एक हस्बैंड की पहचान के नहीं रह सकती। तो पूरी दुनिया में ये बदलाव होते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो निकलकर सामने आ रही है, जो सोशल ज्योग्राफी निकल कर आ रही है समाज के रूप में, वो सब एक कौन है उसका सेंटर, ये है, ये है, ये गवर्न कर रहा है। कहां अटैक होगा, क्या पॉलिसीज चलेगी, मेल और फीमेल दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान होगा कि नहीं होगा, हाइजीन एजुकेशन पे ध्यान होगा कि नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सोशल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ये सारे के सारे गवर्न कौन कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चलिए कल इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कल आपको समझाऊंगा कि उसको फिजिकल ज्योग्राफी ही क्यों कहा गया, फिजिकल ज्योग्राफी में कितने पार्ट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे टू द पॉइंट रहेंगे, और असाइनमेंट दूंगा मैं। ले सर मुलाते हुए भैया जो कह रहे थे कि क्या पढ़ाएंगे, इतने असाइनमेंट दूंगा कि फर्स्ट पेज में इतने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। और जल्दी ही एक साथ 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2 क्लासेस इन अ डे. तो जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो भी बच्चे जान रहे हैं वो आज नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई. इसके साथ साथ आप जो है सभी कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट भी है. जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए. थैंक यू सो मच. वंडरफुल आजाद, वंडरफुल बेटा, स्टडी लवर, थैंक यू सो मच. ऐसे पढ़ाई करते रहिए आप लोग. अर्पिता, क्लास में बता रहा हूं कैसे होता है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और बीपीएससी का टेस्ट फ्री है, उसको आप लोग दीजिए एग्जाम, ठीक है. और सोशियोलॉजी का ऑप्शनल जो है उसका पेपर एनालिसिस है, उसके साथ भी आप लोग जुड़ जाइए.